रामपुर नाम के गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करते थे। कभी दोनों ठीक से नहीं रहते थे। उन सास बहू को देखकर गांव के कई लोग डर जाते थे। उनकी जिंदगी में उंगली करने से बेहतर था कि अपने मुंह पे उंगली लगाकर चुप बैठना। यही सोचकर वो सभी चुपचाप रहते थे। क्योंकि शारदा और अनामिका हमेशा घर पे लड़ते रहते थे, इसीलिए उन दोनों के पति काम के सिलसिले से शहर के बाहर चले जाया करते थे। घर पे कभी वो टिकते ही नहीं थे। जब इसी तरह से सास बहू की जिंदगी चल रही थी, तभी एक दिन शारदा कहती है, इस घर में किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब अपनी मन मर्जी करता है, सबकी चर्बी चढ़ी है, इसीलिए ये सब हो रहा है। ऐसा क्या? आपको थोड़ी चर्बी चाहिए क्या? बेचारी, उम्र हो गई है ना, जरूरत पड़ेगा तो मुझे बताइएगा। तुम ऐसी फालतू की बातें क्यों कर रही हो? जो मर्जी आए वही तुम कहोगी और मैं बर्दाश्त करूंगी। मैं मुंह पे आग लगा दूंगी। मैं भी आपको छोड़ दूंगी क्या सासू माँ? अगर ऐसा ही हो तो मैं आपके 32 के 32 दांत निकाल लूंगी और फिर उन्हें मछलियाँ पकड़ने के लिए इस्तेमाल करूंगी। ऐसा है क्या? मैं भी देखती हूँ। अब तो मैं तुम्हारा अंत देख कर रहूंगी। रुको, बताती हूँ। सिर्फ यही सब बोलेंगे या जाके नाश्ता भी बनाएंगे? तुम जो पकाती हो वो तो कुत्ता भी नहीं छूता है। जब तक तुम्हारी जिंदगी नरक ना बना दूं, मैं तो पानी भी नहीं छूने वाली। अनामिका और शारदा इस तरह से जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी उनकी पड़ोसी पार्वती वहाँ पे आती है। वहाँ आकर सास बहू का वैसा उग्र रूप देखकर वो खुद डर जाती है। पार्वती को वहाँ आते देख शारदा अपनी आवाज और तेज कर लेती है और जोर जोर से चिल्ला के कहती है, क्या पार्वती, तुम यहाँ मरने आई हो या फिर इस लड़ाकिन से तुम्हें कोई काम है? इसके साथ मत रहना, नहीं तो ये तुम्हें भी खराब कर देगी। वैसा कुछ नहीं चाची, मैं तो आपसे बात करने आई थी। मेरे साथ क्या काम है? पगली हो? अच्छा चलो बता ही दो। आज मेरे घर कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, कई सालों बाद आ रहे हैं और आप दोनों इस तरह लड़ते रहते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारे चाचा चाची हमारे साथ रहने के लिए रुक गए, पर आप दोनों की इस तरह की लड़ाई वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ईश्वर के लिए आप दोनों इस तरह से मत लड़ाई करें। आप दोनों से मेरी ये विनती है। अरे पागल औरत, ये कहने के लिए इतनी हिम्मत जुटा के यहाँ आई हो? मैंने किसी का गला नहीं काटा है, फिर मुझे अकेले क्यों कह रही हो? इस घर में मेरी बहू भी रहती है, उसे जाके घास खिलाओ। अगर वो बदली तो मैं भी बदल जाऊंगी। चाची जी, मैं अनामिका से भी बात करूंगी। मैं आप दोनों से कहने आई हूँ, कृपया आप दोनों 2 दिनों के लिए कम से कम मत लड़िए। अगर आप लोगों ने इतना कर दी तो हमारे लिए बहुत मददगार होगा। बहुत हो गया, यहाँ से जाओ नहीं तो मर जाओगी। तुम आई हो हमें सिखाने के लिए? हाँ, इस तरह से पार्वती शारदा और अनामिका से विनती करती है। पार्वती के जाने के बाद अनामिका जोर जोर से हंसने लगती है और सासू माँ शारदा के लिए 1 कप चाय बना के ले आती है। अब ये क्या हो गया? मैं डिस्को डांस कर रही थी कि तुम इस तरह से मुस्कुराए जा रही हो? रोज गाँव वाले आपको इस तरह से गालियाँ देते रहते हैं, आप ऐसा ना करके भी तो रह सकती है। हमेशा इस तरह से लड़ लड़ के आपको क्या मिलता है सासू माँ, बताइए तो? मेरा पेट का खाना हजम होता है और तुम जो इस तरह का फालतू चाय बना के लाई हो और ये सब बोल रही हो, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है क्या? अब ये चाय मेरे मुंह पे हिला के गिरा दो। शारदा की इस तरह की बातें सुन के अनामिका को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो चाय शारदा के मुंह पे डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। शारदा अपना मुंह पोंछती है और बहुत दुखी होकर अपनी बहू की तरफ देखने लगती है। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। दिन ब दिन उसके बहू पर उसका गुस्सा बढ़ते ही जाता है। शारदा हमेशा सोचती थी यही कि वो अनामिका से बढ़ के है। अनामिका के बहुत लंबे लंबे बाल थे। ये देखकर शारदा को बहुत जलन होती है और अपने लिए एक विग खरीद के ले आती है। क्योंकि वो अनामिका को लंबे बाल दिखाना चाहती थी, इसीलिए हर दिन वो विग लगा के तैयार हो जाया करती थी। एक दिन शारदा को अपना विग नहीं मिल रहा था। ये देखकर वो बहुत उदास हो जाती है। ठीक उसी वक्त अनामिका अपने लंबे बालों की चोटियां बनाकर अच्छे से तैयार होकर निकल आती है। बहू को देखते ही वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। जल्दी से वो पुलिस स्टेशन जाके अपने बहू के खिलाफ वो शिकायत दर्ज कराती है। सब इंस्पेक्टर साहब उस बारे में शारदा से जांच पड़ताल करने लगते हैं। बताइए क्या बात है, आप इस तरह क्यों दुखी हैं? शारदा की बहू उसकी विग चोरी कर ली है, इस बारे में वो बताती है। उनकी बातें सुन के सब इंस्पेक्टर बहुत आश्चर्य होते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। शारदा से बात करने के बाद वो अनामिका से सवाल जवाब करने के लिए आते हैं। ये क्या, अपनी सासू माँ को इस तरह से परेशान करिए आप?
मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, पूरा गांव उनके बारे में जानता है। आप खुद ही जाके एक बार सबसे पूछ लीजिए ना। ये क्या, किसी की विग चोरी हो रही है? ऐसी कंप्लेंट पहली बार मेरे पास आया है। तुम सास बहू की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, तुम लोग कभी नहीं बदलोगे। मैं जाके अभी गांव वालों से भी इस बारे में पूछता हूँ। ऐसा कहकर सब इंस्पेक्टर साहब पूरे गांव में जांच पड़ताल किए। गांव वालों ने मिलकर सास बहू की पूरी पोल खोल दी। सब इंस्पेक्टर साहब सास बहू को हथकड़ी लगाकर जेल में डाल देते हैं। जेल में जाने के बाद सास बहू एक दूसरे के ऊपर प्यार निछावर करते हैं। ये क्या हो गया बेटा? मैंने तो कहा बहू ही सही है, फिर भी उन्होंने जेल में डाल दिया। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर देना बेटा। अरे सासू माँ, मैंने भी आपको बहुत परेशान किया है, मुझे भी माफ कीजिएगा। सब इंस्पेक्टर साहब ने हम दोनों पर अभी तक एफआईआर नहीं किया है। मैंने कांस्टेबल के साथ उन्हें बात करते हुए सुना था। जब तक हम बदलेंगे नहीं, हमें यहीं पे रहना होगा सासू माँ। यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। हाँ, फिर बताओ हम कैसे भाग निकले? शारदा अनामिका जेल से भागना चाहती थी, इसीलिए वो तरह तरह की चीजें सोचने लगती है। क्योंकि पुलिस उन पर नजर रखी हुई थी, इसीलिए वो जेल के पीछे की दीवार से फांद के वहाँ से भाग जाते हैं। घर जाने के बाद वो सभी से प्यार से बात करने लगते हैं और खुश रहते हैं। कुछ दिनों के बाद सब इंस्पेक्टर उनके घर आते हैं। तुम लोगों में बदलाव देखना चाहता था, इसीलिए जेल में डाला था। हमने देखा तो तुम्हें भागते हुए, पर नजरअंदाज कर दिया था और कांस्टेबल से भी यही कह दिया था। जब से तुम दोनों की राय एक हुई है, तभी से तुम दोनों बदल गए हो। इसीलिए तुम्हारे आने के बाद भी मैं नहीं आया तुम लोगों को अरेस्ट करने के लिए। अच्छे से एक साथ मिल के रहो और खुशी से जीवन बिताओ। सब इंस्पेक्टर की बातें सुन के शारदा अनामिका बहुत खुश होते हैं और तब से वो खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। एक गांव में रमेश और अनामिका एक दंपति रहते थे। रमेश की माँ शारदा घर की मुखिया थी। शारदा बहुत अच्छे से देखभाल किया करती थी। रमेश छोटा मोटा काम करके पैसे कमाता था और जीविका चलाता था। रमेश और अनामिका की एक बेटी थी जिसका नाम था चांदनी। बच्ची बहुत ही प्यारी थी। उस बच्ची को देखकर पूरा परिवार अपना सारा कष्ट भूल जाता था। तभी एक दिन रमेश कहता है, माँ, अनामिका, हमें यहाँ से जाना होगा, हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। अरे रमेश, तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या हो गया बेटा? क्या हुआ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? देखिए, हमारी बेटी आपको देखकर किस तरह से डर रही है। पहले शांति से बैठिए, फिर क्या हुआ बताइए। कुछ नहीं माँ, हमारे गांव के बगल में जो बांध है ना, दूसरी तरफ उस बांध में बारिश का पानी बहुत ज्यादा हो गया है। बाढ़ का पानी जमा हो रहा है, पूरी तरह से भर चुका है। किसी भी वक्त वो टूट सकता है। मैं बहुत डर गया हूँ माँ। आपको ये सब किसने बताया जी? आपको कैसे पता? वहाँ जो लोग थे उस बांध के बगल में, वो दूर जा रहे थे। सब लोग अपना अपना घर खाली करके जा रहे हैं। अनामिका, हम लोगों को भी छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हम कोई भी जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है जी, बस रात रुक जाते, कल सुबह निकल लेंगे। नहीं अनामिका, हमें अभी जाना है। सारे गांव वाले जा रहे हैं। अभी हम इस तरह कहाँ जाएंगे? उसके ऊपर अंधेरा होने जा रहा है, हम कहाँ जाके रुकेंगे? साथ में छोटी बच्ची चांदनी है, उसे कहाँ लेके जाएंगे? पहले से ही बहुत ज्यादा डरी हुई है। ठीक है माँ, तो फिर कल सुबह सुबह ही हम निकल जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, सुबह सुबह हम निकल जाएंगे। अभी आप सो जाइए। वैसे भी मैं कुछ दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रही थी। अभी चलिए तो। अनामिका रमेश को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अनामिका के चेहरे से खुशियाँ टपक रही थी। ये देखकर रमेश को लगता है जरूर कोई खुशखबरी है। क्या हुआ अनामिका, बहुत खुश दिख रही हो? जल्दी बताओ क्या बात है? वो ये कि आप फिर से पिता बनने वाले हैं और इस बार पुत्र संतान है। अच्छी बात है ना? अरे वाह, तुम क्या कह रही हो? बहुत अच्छी खबर है, मैं बहुत खुश हूँ। ये बात तो माँ को बतानी चाहिए। चलो। रमेश अपनी माँ के पास जाता है। उस वक्त शारदा कहानियाँ सुना रही थी अपनी पोती चांदनी को। माँ, तुमने सुना? तुम्हारी बहू फिर से मुझे पिता बनाने वाली है, और इस बार पोता है, पोता। हे भगवान, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बेटा अनामिका, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। खुश रहो। कल यहाँ से जाते ही हम एक घर ले लेंगे, वहाँ हम रहेंगे। मैं कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा तुम्हें। मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा अनामिका। हाँ हाँ, पता है तुम कितना अच्छे से देखभाल करोगे। ऐसा ना कहो, मैं बहुत अच्छे से देखभाल करता हूँ चांदनी का। देखो अनामिका, मेरी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो मेरी प्यारी बेटी है, मैं उसकी खुशी चाहता हूँ। तुम्हारे पेट में चाहे कोई क्यों ना हो, चांदनी मेरी जान है। समझ गई,
अब बाप बेटी का प्यार उथल रहा है, चलिए अब सो जाइए। ये कहकर अनामिका रमेश सोने चले जाते हैं। उस रात पानी ओवरफ्लो होने की वजह से पूरा डैम टूट जाता है। पूरा गांव पानी से भर गया, घरों में भी पानी घुस गया। उस बहाव में अनामिका चांदनी को बहुत कस के पकड़ के रहती है और वो तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाते हैं। रमेश शारदा दोनों ही बह गए। अनामिका अपने पति और सासू माँ के बारे में सोच सोच के बहुत रोती है, क्योंकि उसके हाथ पे कुछ भी नहीं था, इसीलिए अनामिका चांदनी को पकड़ के रोने लगती है। हाय भगवान, आप मुझे इस तरह से क्यों सजा दे रहे हैं? मैंने क्या पाप किया था? मेरे पति ने पहले ही कहा था, लेकिन मैं पापी हूँ, मैंने नहीं माना। तब उनकी बात सुन के चले गए होते तो हम सब खुशी खुशी एक साथ होते। वो मेरे आंखों के सामने पानी में बह गए। मैंने अपने सोने जैसी सासू माँ को खो दिया। हाय भगवान, अब हमारा कौन है? हम तो अनाथ हो गए। अनामिका इस तरह से बहुत रोती है। फिर वो चांदनी को गले लगाकर रोते रोते सड़क तक पहुंच जाती है। उस रात उन्हें रास्ते के ऊपर फुटपाथ पर ही सोना पड़ा। सुबह उठा तो देखा लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं। चांदनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। माँ, बहुत भूख लगी है, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, माँ खाना दो। तुम यही रहो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। अनामिका आसपास के घरों में जाकर भीख मांगने लगती है। भीख मांग के वो अपनी बेटी के लिए मुट्ठी भर अनाज ले आती है। जब तक चांदनी का पेट नहीं भर जाता, वो उसे खिलाते रहती है। चांदनी पेट भर के खाना खाती है। इस तरह से भीख मांग मांग कर अनामिका चांदनी का देखभाल कर रही थी। जैसे जैसे दिन निकलता है, अनामिका का प्रेगनेंसी का दिन पूरा हो जाता है। वो काम नहीं कर पा रही थी। वो चांदनी को उठा के ठीक से चल नहीं पा रही थी। खुशी से अपनी बेटी को देख तक नहीं पा रही थी। ठीक उसी समय एक कार आके अनामिका के सामने रुकती है। उस कार से प्रसाद और विनीता एक दंपति उतर के आते हैं। अरे बहन जी, देख के लग रहा है कि आप गर्भवती है। आप बहुत गरीब लग रही है। आपको देख के हमें बहुत बुरा लग रहा है। देखो बहन, मेरे बच्चे नहीं है। अगर तुम अपना बच्चा दे देती हो तो हम उसके बदले पैसे देंगे। उन पैसों से तुम अपने नवजात शिशु का देखभाल कर सकती हो अच्छे से। हमें बस चांदनी दे दो, हम उसका बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे, बहुत लाड़ प्यार करेंगे, कुछ दिक्कत नहीं होने देंगे। बाद में हमारी संपत्ति उसी की होगी। मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने का। ये कहकर वो सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद उसके पति के कहे हुए शब्द उसे याद आने लगते हैं कि उसने कहा था कि चांदनी का वो बहुत अच्छे से देखभाल करेगा, कभी भी उसे किसी मुसीबत में आने नहीं देगा। सारी बातें अनामिका को याद आने लगी। ये सब सोचकर अनामिका बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर वो चांदनी को उनके साथ भेज देती है। बेटी चांदनी को गले लगाती है, उसे चूमती है, पर आंसू के तो बाढ़ आ जाते हैं। उसकी जिंदगी में एक ही इंसान थी, चांदनी, जो अब उसके साथ नहीं रहने वाली थी। इस बात से उससे बहुत दुख था, पर जहाँ भी चांदनी रहे वो खुश रहे, बस अनामिका इतना ही चाहती थी। अनामिका उनसे पैसे लेती है और अपने गर्भ के बच्चे को बचा लेती है। कुछ दिनों के बाद अनामिका एक संतान को जन्म देती है और उस बच्चे के साथ अनामिका खुशी खुशी रहने लगती है।